बच्चों, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी एडा की फर्स्ट यूनिट का टिप्स पढ़ेंगे, वो भी 15-20 मिनट में, जिससे आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प हो और आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होती है? आपकी सीक्वेंस ऑफ रूल्स और या इंस्ट्रक्शन होती हैं। उन सबको जब हम एक साथ सेट, वो हमारी एल्गोरिदम बन जाती है, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, इसका फाइनाइट सीक्वेंस या सेट हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। ईच ऑफ विच हैज़ क्लियर मीनिंग एंड कैन बी परफॉर्म विद अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स इन फाइनाइट लेंथ ऑफ टाइम, नो मैटर वॉट द इनपुट वैल्यूज़ मे बी। यानी कि आपका फाइनाइट लेंथ और टाइम होना चाहिए, उनकी इनपुट वैल्यूज़ क्या है वो कोई मैटर नहीं करता। और एल्गोरिदम टर्मिनेट हो जानी चाहिए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, यानी कि एक भी एम्बिगियस ना हो, यानी कि रिपीट ना हो रहे हो, एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट ना करे। फिर डिज़ाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम क्या होती है? इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है? हमें इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है। देन हमें डिसीजन मेकिंग की तरफ काम करना होता है। हमें कैपेबिलिटी देखनी पड़ती है आपके डिवाइस की। फिर हमें एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट मेथड देखने पड़ते हैं कि क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, स्पेसिफिकेशन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम वेरिफिकेशन, एनालाइज एल्गोरिदम, इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग ऑफ एल्गोरिदम, ये सब आता है। फिर एनालाइजिंग एल्गोरिदम आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर 3 टॉपिक आएंगे: परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो आपका परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम क्या हो कि जो आपका प्रोग्राम है वो कितनी ज़्यादा मेमोरी खा रहा है, कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, ये होता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम। यही सब लिखा है इसके अंदर। एनालिटिकल होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, जल्दी से जल्दी हो जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जो आपका प्रोग्राम है, एल्गोरिदम है, वो एग्जीक्यूट होने में कितना ज़्यादा टाइम ले रही है। द टाइम नीडेड बाय एन एल्गोरिदम एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। यानी कि किसी भी एल्गोरिदम जो भी टाइम लेती है आपके एग्जीक्यूट होने में, वो होता है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। फिर आती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जितनी भी अमाउंट की मेमोरी नीड होती है आपके एल्गोरिदम को रन होने के लिए, वो होता है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इंस्ट्रक्शन स्पेस सेम वही हो जाएंगे कि इंस्ट्रक्शन के लिए जितनी स्टोर करने के लिए जो भी आपकी मेमोरी यूज़ होती है, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं, वो होती है आपकी इंस्ट्रक्शन। फिर डेटा स्पेस का मतलब होता है स्पेस नीडेड टू स्टोर ऑल कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यूज़, यानी कि सब कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए जो भी नीड होता है। देन एनवायरनमेंट स्टैक स्पेस, इंस्ट्रक्शन स्पेस, ये सब ऐसे ही है। देन आता है आपका एल्गोरिदम डिज़ाइन गोल्स। क्या क्या डिज़ाइन गोल्स होते हैं? हमें सबसे पहले चीज़, टाइम हमारा कम लगना चाहिए, स्पेस कम लगना चाहिए यानी कि मेमोरी, और ट्राई टू सेव फेस यानी कि आपका ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। देन आता है आपका बेसिक टेक्निक्स ऑफ डिज़ाइन एल्गोरिदम। तो आपकी फर्स्ट होती है डिवाइड एंड कन्क्वायर। देन आती है ग्रीडी मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंडिंग। डिवाइड एंड कन्क्वायर में क्या करते हैं? आप अपनी प्रॉब्लम को पहले डिवाइड करते हैं, देन आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ग्रीडी मेथड में क्या करते हैं? आप ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन ढूंढते हैं आप किसी भी चीज़ के। इसके अंदर ये सारे टॉपिक आपको अलग अलग यूनिट में मिलेंगे। आपकी फर्स्ट यूनिट में पूरा डिवाइड एंड कन्क्वायर टेक्निक है, बाकी की अलग अलग यूनिट पे है। तो ग्रीडी मेथड में क्या करते हैं? हम ऑप्टिमाइजिंग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कोई एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, या तो वो मैक्सिमाइज होगा या तो मिनिमाइज होगा। देन आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसके अंदर आप सिमिलर डिवाइड एंड कन्क्वायर जैसा काम कर सकते हो, यानी कि बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे, देन उसका सॉल्यूशन निकालोगे, रीयूज़ करोगे, बॉटम तक जाओगे। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आती है तो ठीक, नहीं आती तो आप पीछे आओगे और फिर से उसको सॉल्व करोगे। बैक ट्रैकिंग में भी सेम यही होता है। बैक ट्रैकिंग में क्या करते हैं अपन कि जैसे ये जो बाकी टेक्निक्स है ना, उसमें आप आगे बढ़ जाते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप पीछे जा पाओ, तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बैक ट्रैकिंग में आप पीछे जा सकते हो। देन आता है आपका ब्रांच एंड बाउंड, यानी कि ये ट्री टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। फिर ये सब आपका लिखा हुआ है कि ये सब आपको पढ़ना है आगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। डिवाइड एंड कन्क्वायर के अंदर बाइनरी सर्च आता है, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट आता है। ग्रीडी मेथड के अंदर आता है आपका नैपसैक प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इसका मिनिमम कॉस्ट, क्रूस्कूले, एल्गोरिदम, प्रिम्स, सिंगल सोर्स, डिस्कास्ट्रा। डायनेमिक के अंदर आती है आपकी शॉर्टेस्ट पाथ, चैन मैट्रिक्स, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, 0-1 नैपसैक। एंड क्वींस प्रॉब्लम आती है आपकी बैक ट्रैकिंग में। देन असिस्टिंग, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ब्रांच एंड बाउंड में। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गोरिदम के अंदर क्या आता है आपका कि आपकी जो एल्गोरिदम है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, बेसिकली ये आता है इसके अंदर। जब आपका जो लॉग एन के अंदर क्या आएगा कि अगर आपका कर्व है वो लॉगरिदम वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि लॉगरिदमिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक्स लॉग एन, यानी कि लॉग वाले जितने भी कंपोनेंट आएंगे ना, वो इसके अंदर आते हैं लॉग एन के अंदर। इसके अंदर आपका जो कर्व बनता है वो लॉगरिदमिक बनता है, ठीक है। और लॉग एन इज़ डबल्ड व्हेन एवर एन डबल्स लॉग एन इंक्रीज, यानी कि एन की वैल्यू पर ये वेस्ट होता है। अगर एन की वैल्यू घटाओगे या बढ़ाओगे तो आपकी प्रॉब्लम उतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। देन नेक्स्ट आता है एन। एन वाला कब यूज़ करते हैं हम? अपने लीनियर में। अगर जिसने मैथ अच्छे से पढ़ी होगी, ये वाला प्रॉब्लम ग्राफ बेस टाइम सीक्वेंस होती है, वो अच्छे से समझ आएगा। एन हम यूज़ करते हैं जब हमारा जो प्रोग्राम का ग्राफ है, रनिंग टाइम का ग्राफ है, वो लीनियर बन रहा होता है, तब हमारा एन वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। देन आता है आपका एन लॉग एन, जब आपका रनिंग टाइम अराइज करता है
ब्रेकिंग इट अप टू इंटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम, यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम्स को हम जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तब आता है आपकी एन लॉग एन। ये आपकी बाइनरी सर्च में भी लगती है और सॉर्टिंग मेथड्स में भी यूज़ होती है। इसके एग्जांपल होते हैं आपकी जितनी भी शॉर्टिंग होती है उसके एग्जांपल होते हैं। देन आती है आपकी एन स्क्वायर। इसको यूज़ करते हैं जब आपकी क्वाड्रेटिक टाइम सीक्वेंस बन रहा होता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसको प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर्स जितने भी हमारे पेयर्स होते हैं ना, उनको हम लूप चला देते हैं, एक डबल नेस्टेड लूप चला देते हैं। देन आती है आपकी एन क्यूब। इसके अंदर आपके ट्रिपल्स डेटा आइटम्स होते हैं, इसके अंदर हम ट्रिपल लूप चला देते हैं। देन आता है आपका 2 की पावर n। इसमें आपकी ब्रूट फोर्स मेथड आती है, आप आगे पढ़ोगे यूज़ के लिए। अब आती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम के अंदर आती है आपकी m इज़ द फंक्शन which gives the running time and or storage space requirement of the algorithm in terms of size and of the input data. Mostly the storage space required by an algorithm is simply मल्टीपल ऑफ द डेटा साइज एंड कंप्लेक्स। सिंपल से इसका मतलब ये है कि आपकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितना टाइम खा रही है वो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसके 3 केस होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। बेस्ट केस में आपकी जो मिनिमम वैल्यू होती है एन की, जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी ग्राफ की, वो होती है आपकी बेस्ट केस। जो एवरेज वैल्यू होगी, जो बीच वाली वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड जो आपकी वैल्यू होगी, वो होगी एवरेज। देन वर्स्ट केस में आ जाती है आपकी हाईएस्ट वैल्यू। अब इसमें कुछ एसिम्प्टोटिक रोटेशन आते हैं रेट ऑफ ग्रोथ किसी भी ग्राफ के। तो सबसे पहला आपका होता है, के अंदर आपके 3 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम के कैरेक्टर्स होते हैं, बिग ओ एच, बिग ओमेगा, बिग थीटा। तो बिग ओ एच सिंपल कहता है कि अगर जो आपकी ग्राफ है, इसमें आप देख रहे हो ग्राफ की लाइन्स के आगे एक में लिखा है सी जी एन, सी फंक्शन ऑफ एन, देन एफ एन। अगर आपकी सी जी एन की वैल्यू लेस देन है एफ एन से, तो आपका बिग ओ एच होता है। देन और इसको अपर बाउंड भी कहते हैं हम, इतना ही लिखा है उसमें। देन आता है आपका बिग ओमेगा। बिग ओमेगा का मतलब सिंपल सा है, अगर आपकी एफ एन की वैल्यू ज़्यादा है जी एन से, तो आपका बिग ओमेगा होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू बीच में लाई कर रही है इन दोनों के, तो ये होगा आपका बिग थीटा। आपका एनालाइजिंग एल्गोरिदम, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 1 2 4 8 16 ये सब आपको वैल्यू रखनी है एन की जगह पे, और ये सब आपका आंसर आता जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देन आती है आपकी शॉर्टिंग। फर्स्ट शॉर्टिंग है आपका हीप सॉर्ट। A heap sort is data structure that stores a collection of objects with keys and has the following properties: complete binary tree, heap order। यानी कि इसमें सबसे पहले हम बाइनरी ट्री को जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। एक जैसे आपके पास बाइनरी हीप, उसका 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें एक बाइनरी ट्री लेना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास एरे दिया हुआ है 19 12 16 1 4 7, तो हम सबसे पहले एक रूट एलिमेंट बनाएंगे। रूट एलिमेंट हमारा फर्स्ट वाला सबसे हाईएस्ट एलिमेंट होता है, जैसे कि 19। देन हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 12। तो 12 हम बाइनरी ट्री में क्या करते थे कि जो हमारी रूट एलिमेंट से छोटी वैल्यू होती थी उसको लेफ़्ट साइड लिखते थे, और जो बड़ी वैल्यू होती थी उसको राइट साइड लिखते थे। तो हम अब 12 को लेफ़्ट साइड लिखेंगे। देन आपका 19 होगा, उसको राइट साइड लिखेंगे। तो 19 को हम 12 है उसको लेफ़्ट साइड लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू है क्योंकि 12, और आपकी 16 राइट साइड लिखेंगे। देन आता है आपकी 1 4 7। तो 1 आपका 12 से छोटा है तो उसको हम लेफ़्ट साइड लिख देंगे। देन 4 को लिखेंगे 12 के राइट साइड क्योंकि वो 1 से बड़ा है। देन आपका बचता है 7, तो हम उसको दूसरे में मर्ज कर देंगे। देन हम रूट निकालेंगे, पेरेंट, ये सब हमने निकाल लिया, लेफ़्ट राइट, ये एल्गोरिदम है। अब टाइप्स होते हैं हीप के, 2 टाइप होते हैं, एक होता है मैक्स हीप, एक होता है मिनिमम हीप। तो मैक्स हीप में क्या होता है, स्टोर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो हमारा डेटा होगा उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। और जो पेरेंट, और ये डेटा हमेशा क्या करते हैं, पेरेंट नोड से बड़ी होनी चाहिए और आपका जो डेटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन मिनिमम हीप में क्या करेंगे हम, हमारा जो डेटा होगा वो पेरेंट नोड से छोटा होगा। जैसे कि हमने अपने बाइनरी ट्री में किया, इसको सिंपली वही समझाया उसने, तो हम उसमें देखेंगे कैसे देखेंगे। DFS BFS अगर आपने पढ़ा है, यहाँ पे वही उसी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बस इसका नाम चेंज है। तो हम क्या करेंगे, मैक्स हीप का एग्जांपल ये वाला हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, और मिनिमम हीप का एग्जांपल हमारा ये हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, हमने इंटरचेंज कर दी वैल्यूज़, यानी कि अब हमने क्या किया, नीचे से स्टार्ट कर दिया, 1 से ले लिया हमने। यानी कि मैक्स हीप में क्या करेंगे, रूट एलिमेंट सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी, और मिनिमम हीप में सिंपली सबसे छोटी वैल्यू होगी, और उसी के हिसाब से एरे अरेंज हो जाएगा। तो ये सिंपली इतना ही होता है, हमें हिप्पीफाई करना होता है, फिर बिल्ड हीप करना पड़ता है, फिर शॉर्टिंग करनी पड़ती है। इसका मैं आपको सिंपल से नोट्स दे दूँगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पढ़े होंगे। देन आती है आपकी डिवाइड एंड कन्क्वायर टेक्निक। सो हमारे डिवाइड एंड कन्क्वायर मेथड के अंदर आता है बाइनरी सर्च। तो अब हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, सबसे इजी टेक्निक होती है और सर्चिंग मेथड होता है हमारा, सबसे सिंप्लीफाई मेथड होता है, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो ओ लॉग होती है, ठीक है, बिग ओ लॉग कहते हैं इसको। और ये बेस होती है डिवाइड एंड कन्क्वायर मेथड में। इसका जो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये होता है कि जो आपका डेटा का फॉर्मेट होता है वो अरेंज होना चाहिए, ठीक है, और ये शॉर्टेड मैनर में होना चाहिए। देन इसकी एल्गोरिदम आती है, इसमें हमको फर्स्ट
स्टेप पे लूप लगाना पड़ता है वाइल का। लो इज़ लेस देन इट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाई, देन हमको मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई अपॉन 2 करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इफ़ एक्स इक्वल्स टू ए मिड, एक्स हमारा वो कंपोनेंट होगा जिसको हमें फाइंड करना है, ठीक है, और वो रिटर्न मिड दे देगा। देन थर्ड स्टेप पे आएगा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए मिड, अगर आपका x बड़ा है a से तो आपका ये कंडीशन लग जाएगी, लेकिन अगर आपका x बड़ा नहीं है तब हमारी एल्स वाली कंडीशन आएगी। अब आप एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक एरे दिया हुआ है हमारे पास, ये एरे है, इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमें पता है जैसे कि हमारे एरेज़ में हमेशा 0 1 2 3 से नंबर स्टार्ट होते हैं, तो 0 हो जाएगा आपका लो और 6 हो जाएगा आपका हाई, ठीक है। अब जैसे कि हमको 12 नंबर को कौन से पहले कॉलम पे वो फाइंड करना है, तो हम उसके लिए बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें मिड निकालना पड़ेगा। मिड के लिए हमें अपने पूरे टोटल कॉलम की जितनी वैल्यू है उससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। जैसे कि इसमें 6 है तो 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 3 पे आपका अभी क्या है, 20 है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपकी कंडीशन लगेगी इफ़ एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स क्या था हमारा 12 था, तो 12 इक्वल्स टू ए, यानी कि ए क्या आया हमारा 3 पे जो वैल्यू है यानी कि 20, तो 12 इक्वल्स टू 20 है क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देन थर्ड स्टेप पे आएंगे हम, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो एक्स पे हमारा 12 है और ए हमारा 20 है, तो 12 20 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो हमारा एल्स वाला पार्ट लग जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही होती तो हमारा लो की वैल्यू चेंज होके मिड +1 हो जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो हमारी वैल्यू हाई इक्वल्स टू मिड -1 होगी। तो हमारा पुराना मिड क्या था, 3 था, तो 3 -1 हो जाएगी, तो 2 आ जाएगा हमारा नया मिड। हम फिर से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन आपका आएगा 1। अब 1 को हम करके देखेंगे, 1 पे हमारा कौन सा नंबर है, 12, तो 12 इक्वल्स टू 12 होता है, तो हमारा यहीं पे बाइनरी सर्च खत्म हो जाता है। टॉपिक है हमारा मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, ये बेस्ड होता है डिवाइड एंड कन्क्वायर मेथड में, सेम बाइनरी सर्च की ही सॉर्टिंग वगैरह होती हैं। इसमें फर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n log n होती है। देन इसको भी हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड कन्क्वायर मेथड से अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके इक्वल वैल्यूज़ हम निकालते हैं एंड देन मर्जिंग कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी एल्गोरिदम होती है, पहले हमें बिगिनिंग करनी है स्टार्ट ऑफ एरे, देन एंड करना है एंड ऑफ एरे। इफ़ टैग, इसमें वैल्यू एक्स की जगह टैग चलता है, टैग इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड, देन मिड इक्वल्स टू बिग प्लस एंड अपॉन 2, यानी कि इसमें जैसे मिड चल रहा था इसमें टैग और बिग का हम यूज़ करते हैं, हाई और लो की जगह पे बिग और टैग का यूज़ कर देते हैं। देन अब हमारे पास जैसे कि ये एरे है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 8 कॉलम का एरो है, ठीक है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, देन इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देन अब हम इसके बाद सर्चिंग लगाएंगे। सर्चिंग में हम क्या करें, इनको हमें स्वाइप करना है, ठीक है, बगल वाले को मतलब अरेंज करना है उसको, जैसे जैसे नंबर्स होते हैं छोटे से बड़े। तो सबसे पहले जब हम ये पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, जब तक एक एक कॉलम नहीं हो जाती तब तक हमें इसे डिवाइड करना है, देन हमें स्वाइप करना है। तो हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा है तो हमें उसे स्वाइप कर देना, अगर नहीं है तो उसको वैसे ही रहने देना है। इसको पूरा करने के बाद हम इन सबको मर्ज कर देते हैं और एंड में हमारा, सो यही हमारा मर्ज सॉर्ट होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्विक शॉर्ट। ये होता है पार्टीशनिंग मेथड में ये, और इसमें भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है डिवाइड एंड कन्क्वायर। बेसिकली सारी टेक्निक्स बाइनरी सर्च के अंदर आती हैं। ये एफिशिएंट होता है लार्ज साइज़ के डेटा लिस्ट के लिए। इसका एवरेज और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O n log n। याद रखना मर्ज सॉर्ट में n बाहर रहता है लेकिन इसमें n अंदर रहता है। देखो इसमें क्या करते हैं, हम अपना फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, उसको पाइवॉट कहते हैं, ठीक है। पाइवॉट करना पड़ता है हमको, लेफ्ट हाफ राइट हाफ निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर लेफ़्ट टू राइट लार्जर एलिमेंट और राइट टू लेफ़्ट स्मॉलर एलिमेंट को हम करते हैं, ठीक है। तो हम इसे एग्जांपल से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये एक हमारे पास एरे है, तो अब हमें क्या करना है, जब हम लेफ़्ट से राइट देखेंगे तो हमें क्या करना है, लार्जर एलिमेंट को स्वाइप करना है, लेकिन अगर हम पीछे से देखेंगे तो हमें स्मॉलर एलिमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूज़ राइट टू लेफ़्ट स्मॉलर एलिमेंट, यानी कि हमें किधर जाना है, राइट टू लेफ़्ट जाना है। तो सबसे पहले हम इधर साइड से, लेफ़्ट साइड से 44 23 और लास्ट में हमारे क्या आइटम है 22 38 66। तो हमें लेफ़्ट साइड पे देखना है कि सबसे लार्जर एलिमेंट कौन सा है, तो हमारा लार्जर एलिमेंट है 44 और उधर साइड हमारा स्मॉलर एलिमेंट सबसे जो कौन सा है 22, तो हमें उन दोनों को स्वाइप कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप करना है हमको, फिर से हमें देखना है इसे लेफ़्ट साइड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो हमारा 55 है नेक्स्ट स्टेप पे, और राइट साइड से हमारा लार्जर एलिमेंट कौन सा हो जाएगा 44, तो इन दोनों को फिर से हमें स्वाइप कर देना है। फिर हमें अगेन नेक्स्ट स्टेप पे करना है, ऐसे ही हम करते जाएंगे और इसको रिपीट करेंगे तब तक जब तक हमारा पूरा एरे
अरेंज नहीं हो जाता। एक कंडीशन और आएगी, आपके बीच में एक नंबर बच जाएगा, जैसे हमारा जब तक आप करते जाओगे थर्ड शॉर्ट तक, थर्ड वाली मेथड तक, देन हमारा एक बीच में एलिमेंट आ जाएगा 44 आ गया जैसे। तो अब हमारी ये 2 लिस्ट बन गई, एक इधर लेफ्ट साइड बन गई, एक राइट साइड बन गई। अब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा 44 है इसकी पोजीशन अब स्टेबल हो गई है, वो वहीं रहेगा। तो अब हमें अगल बगल वालों को फिर से वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने स्टार्टिंग से किया था। तो इन दोनों को भी हमें वैसे ही रीअरेंज करना पड़ेगा एंड एट द एंड इसका आंसर आ जाता है, पूरा हमारा जब एरे अरेंज हो जाता है। तो ये क्विक सॉर्ट की एनिमेशन है, इसको आप पूरी देखिए कि आपकी वर्किंग होती कैसी है, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूँगी, किसी अदर टॉपिक की चाहिए अगर आपको तो। सो आई होप्स आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। लास्ट का टॉपिक आपका स्ट्रेंथ्स एंड मैट्रिक्स बचा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी आपको, शॉर्टकट मेथड जो यूज़फुल मिल जाए आपको जल्दी से जल्दी याद करने के लिए, या फिर आप वीडियो प्रेफर कर दूँगी, मैं आपको एक लिंक दे दूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इसको। सो तब तक के लिए गुड बाय और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।